बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अंदर सियासी दर्जा हरारत क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। इस मोन्टाज के अंदर जो आपने देखा वो अपनी मिसाल आप है, वो बहुत कुछ बता रहा है कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर सियासी माहौल क्या है। इतनी डिस्टिंक्ट डिवीजन है कि पोलराइजेशन अपनी अरूज के ऊपर है। ये ठीक उस वक्त हो रहा है जब IMF का वफ्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। एक नया प्रोग्राम जिसके हवाले से बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है, उसका आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान मुतमन्नी है कि 6 से 8 अरब डॉलर की फैसिलिटी पाकिस्तान को दोबारा प्रोवाइड की जाए। जहाँ ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पर आप दुनिया में जहाँ पर भी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से लिखा जा रहा है वो ये लिखा जा रहा है कि गो के इंडिकेटर्स अच्छे हैं लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ा थ्रेट है। चाहे वो ADP लिखे, चाहे वो IMF लिखे, लेकिन इसके हवाले से इस बात के ऊपर बारहा जोर दिया जाता है कि जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है पाकिस्तान की मईशत अपनी डगर पर मुकम्मल तौर पर वापस नहीं आ सकती। बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर कोई चीज़ इस वक्त रेलेवेंट है तो वो एक तो तू तड़ाक की सियासत है और दूसरी तरफ वो चिराग जिसको शायद हर कोई या जलाने की कोशिश कर रहा है या दूसरा उसे बुझाने की कोशिश कर रहा है। वो है कि क्या मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। इसके हवाले से जनाब उमर अयूब साहब जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर, उनका मौक़िफ़ बड़ा दिलचस्प है। जहाँ वो इस हुकूमत को कोई अहमियत नहीं देते, उनको एक चोरी शुदा मैंडेट की हुकूमत का वज़ीर आज़म कहते हैं, लेकिन वो गुफ्तगू ये कहते हैं कि उसमें ये फरमाते हैं कि जो इख्तियार है मुज़ाकरात का वो DGISPR के पास नहीं है, वो हुकूमत के पास है, वो वज़ीर आज़म के पास है, चाहे वो बैसाखियों वाली हुकूमत ही क्यों ना हो। क्या फरमा रहे हैं सुनिए। जिन्होंने कहा है कि हम लोग एनार्किस्ट के साथ टॉक्स नहीं कर सकते हैं। भाईजान, आपको अथॉरिटी किसने की है कि आप टॉक्स करें किसी का साथ? आप तो टूल है, स्टेट का टूल है। अथॉरिटी देगा वजीर आजम, बैसाखियों वाला वजीर आजम हो, सही हम लोग चले मान लेते हैं बैसाखियों वाला वजीर आजम होगा, वो करेगा। बैसाखियों वाला वज़ीर आज़म, शायद उमर अयूब साहब यकीनी तौर पर उनका इशारा आज के वज़ीर आज़म की जानिब होगा, लेकिन शायद उनका इशारा अपने ही दौर के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान पर होगा। अगर आज के वज़ीर आज़म बैसाखियों वाले हैं तो 2018 में जो वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए थे जनाब इमरान खान, वो भी बैसाखियों वाले वज़ीर आज़म ही थे और इस बात का उन्होंने ख़ुद इजहार भी किया अपनी हुकूमत जाने के बाद कि किस तरह एजेंसीज़ की मदद से वो अपनी हुकूमत चलाते थे और एजेंसीज़ की मदद से पार्लियामान के अंदर वोटिंग करवाते थे। बहरहाल ये बात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आज की हुकूमत उसके एक नहायत ही अहम मेंबर, हुकूमत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो हुकूमत मुस्लिम लीग नून लेड हुकूमत है। सेनेटर तलाल चौधरी, उनका ये कहना है कि अगर कोई मुज़ाकरात होंगे या कोई गुफ्तगू करेगा तो हुकूमत की मर्जी मंशा और हुकूमत के नोटिस में होगा तब करेगा। जब हुकूमत फैसला करेगी तो क्या हुकूमत फैसला कर रही है कि इनसे बातचीत हो सकती है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ये फरमाते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तैयार है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तो केसेस मौजूद हैं, अदालतों में मामला चल रहे हैं। क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से इमरान खान साहब को रिहाई मिलेगी? क्योंकि अगर ये तासुर इसने ज़ोर पकड़ लिया तो फिर तहरीक इंसाफ ये कहेगी कि आज अगर इमरान खान जेल के अंदर हैं तो उसकी वजह यह है कि मियाँ नवाज शरीफ उन्हें जेल में रखना चाहते हैं। वो ये बात करने या सोचने पर इसलिए मजबूर होंगे और मैं समझता हूँ कि इतने कीन होंगे ये बात करने पर, क्योंकि जब जनाब इमरान खान की हुकूमत थी तो वो तो अपने सियासी मुखालिफिन के साथ ऐसे ही करते थे, केसेस बनवाते थे, उनको जेलों में फिकवाते थे और फिर इस चीज़ की ख्वाहिश रखते थे कि वो जेल से बाहर ना निकलें। इस बात का इदराक उस वक्त के मुशीर एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर साहब को भी था और बहुत से लोगों को था कि इमरान खान साहब कितने पर्सनली इन्वेस्टेड थे इन तमाम केसेस के अंदर, जिनमें वो बार बार एक ही बात करते थे कि फ़लाना जेल में क्यों नहीं है, अगर किसी की ज़मानत हुई तो क्यों हुई, अगर किसी की कन्विक्शन डिले हो गई तो क्यों नहीं हो रही, अदालतें मैनेज क्यों नहीं हो रही। ये इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा कंसर्न था और आखिरी वक्त यानी उनकी हुकूमत के आखिरी वक्त तक रहा भी। सवाल ये भी पैदा होता है कि जब वक्त गुजर गया तो फिर बात पुरानी हो जाती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि तारीख़ के अंदर मौजूद रहती हैं। एक वो वक्त था जब जनाब फवाद चौधरी हुकूमत के अंदर थे, ऑल पावरफुल फेडरल मिनिस्टर, वो मुतअद्दिद बातें फरमाते थे,
चाहे आसिफ जरदारी साहब हों या मियां नवाज शरीफ साहब हों, उनकी सियासत के हवाले से उनका मौक़िफ़ बड़ा शानदार होता था। शानदार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें वो ये तक कह जाते थे कि इन लोगों की सियासत, इन लोगों की सियासी बसीरत, इनका सियासी मुस्तकबिल सब ख़त्म हो चुका है, अब ये दोबारा पाकिस्तान की सियासत में वापस नहीं आ सकते। जबकि आज जो फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं वो भी देखने के लायक है। माज दोनों को देखिए, शायद इसमें हमारे लिए कुछ सबक भी है। फवाद साहब, अभी ये खबर चल रही है कि नून लीग की सदारत जो है वो मियां नवाज शरीफ को वापस मिल रही है, तो आपको लगता है उनकी सदारत में या उनके पार्टी के अंदर मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं? नवाज शरीफ के अंदर जो है डेफिनेटली मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। नवाज शरीफ इस ऐवान में नहीं आ सकता, बाहर ही बैठ के मीटिंग्स करेगा, सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया। जाहिर है कि असल जो सियासत है नून लीग की वो तो नवाज शरीफ के पास है। 1985 की सियासत का आखिरी इंटरवल के बाद की भी फिल्म खत्म हो चुकी है, बस आखिरी फिल्म चल रही है। नवाज शरीफ पाकिस्तान में 1985 से सियासत में है। नवाज शरीफ और जरदारी साहब का तो सियासी फ्यूचर नहीं है, ये वैसे ही टूट रही हैं पार्टियां। इनके अंदर जो है वो अपनी अब नए ग्रुप्स बनेंगे। पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ कर सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं। नवाज शरीफ सियासी तौर के ऊपर एक किस्सा पारीना बन चुके हैं, उनकी कोई सियासी हैसियत मुल्क में बाकी नहीं रही। सियासत में तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, खड़े होने की जगह नहीं है उनके पास। जाहिर है कि असल जो सियासत है नून लीग की वो तो नवाज शरीफ के पास है। ये क्लिप देखने के बाद आपके जहन में क्या आता है? मेरे जहन में तो जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब का वो शेर आता है कि ये वक्त किसकी रौनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। हमें बात करते हुए बड़ा ध्यान से बात करनी चाहिए, सोच लेना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं शायद वो घूम फिर कर हमारी नज़रों के सामने आ जाए, और जिस शख्स की हम बुराइयां कर रहे होते हैं फिर एक वक्त आता है कि हमें उसी की तारीफ़ करनी पड़ जाती है। ये वक्त है और ये बड़ा बेरहम होता है। लिहाजा इन तमाम बातों के अंदर सबक भी है। जो आज के मामलात हैं उन पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, आपने आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आपको पता है लाहौर में घेरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब, सबसे पहले अभी रिसेंटली सारे 9 मई का 1 साल पूरा हुआ, काबीना के अंदर एक रिपोर्ट शेयर की गई जिसके मुदर्जात मुख्तलिफ जगहों पर कोट भी किए जा रहे हैं। अच्छा, अब उसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब का अहम किरदार था 9 मई के हवाले से। उनकी जमात हमेशा ये कहती रही है कि वो तो 9 मई वाले दिन जेल में थे या पकड़े हुआ था उन्हें, तो उनका क्या किरदार हो सकता है, उन्होंने तोड़ फोड़ कैसे की, क्या हुआ। देखिए, एक होती है, आप क्योंकि खुद वकील है सो यू कैन वेल रिलेट टू इट, एक होती है सियासी गुफ्तगू, एक होता है कॉन्क्रीट एविडेंस जिस पर किसी को सजा हो सकती है, जिस पर रियासत किसी को प्रोसिक्यूट कर सकती है। क्या हुकूमत के पास वो कॉन्क्रीट एविडेंस है इमरान खान साहब के खिलाफ? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, बड़ा अहम सवाल है आपका। आप भी वकील हैं, आप इस बात को समझते हैं कि मशवरे में 109 में मनसूबाबंदी में जो मामलात होते हैं तो वो कानूनी एक चीज़ है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की तीनों बहनों का मौके पे होना, अब देखिए ना, ये भी एक अलमिया है कि सनम जावेद पे पर्चा हो जाता है और बाकी ख़वातीन पे पर्चा हो जाता है, खदीजा शाह पे पर्चा हो जाता है, वो तैयबा राजा पे हो जाता है। मुझे ये बताइए, इन तीनों पे पर्चा क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये तो मेरी एक लेजिटिमेट डिमांड है कि दे शुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड। हसन न्याजी वहाँ मौजूद थे, आपका भांजा मौजूद है, आपकी बहनें मौजूद हैं, ये स्कीमिंग प्लानिंग सारी घर पे हुई थी। और देखिए, उस पर जब शमशान बुखारी साहब की ऑडियो सामने आती है जी, और वो कहते हैं कि एक इजलास हुआ था और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि खान साहब जब गिरफ्तार होंगे तो ये सारी कार्रवाई की जाएगी। आप कभी शुहदा की फैमिली से पूछें किस कर्ब से वो गुजरे हैं। यानी एक तो उनके प्यारे दुनिया से चले गए, जान दे दी, फिर उनकी यादगारों पे पथराव, उसको मसमार करना। और ये आज की बात नहीं है मुनीब साहब, ये पूरी जहन साजी की गई एक इदारे के ख़िलाफ़। लसबीरा का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, उस पर जो एक तज़हीक आमेज़ कैंपेन चलाई जाती है। इमरान खान साहब ने जो तू तरह कल्चर था, ओए कल्चर था, गालम गलोच का कल्चर था और जहन साजी थी, ओवर द ईयर्स की ना। यानी ये तो नहीं हुआ कि इमरान खान साहब ने सख्ती से मना किया हुआ था मगर मुराद सईद ने कहा पहुँच जाओ। इमरान खान साहब ने सख्ती से मना किया हुआ था मगर शरियार अफरीदी ने कहा कि GHQ जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन तमाम के ताने बाने मिलते हैं इमरान खान साहब से, उनकी जमात से, उनकी आइडियोलॉजी से। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब मे नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व या डायरेक्टली ना हो, लेकिन उनके प्लानिंग, मावनत, प्रोवोकेशन, आप कहते हैं इसमें उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता भी है, किया जाना भी चाहिए। और मैं ये उनकी हमशीरा का आपने जिक्र किया। देखिए, हुकूमत रही, उसके बाद पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत थी मोहसिन नकवी साहब की, वो भी कहते थे कि जी सज़ा देनी है, प्रोसिक्यूट करना है।
FIR क्यों नहीं हुई उनके खिलाफ? ये मैं देखें, यही तो मेरा सवाल है कि उस दौर में ये होना चाहिए था। आज तो आपकी गवर्नमेंट है, हाइंडसाइट में आप लोग कुछ करना मुझे लगता है कि इसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशंस ये थी, एक सिंपैथी का एलिमेंट था फैमिली के टुवर्ड्स। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर, मैं लगी लिपटी से काम नहीं लूंगा। एक सिंपैथी का एलिमेंट था कि यार फैमिली है, खवातीन है, तो ये काम ना किया जाए। सो आई थिंक ये लीगल नहीं है। हमारी एज ए सोसाइटी कुछ मॉरल वैल्यूज हैं जिनको ऑब्जर्व करते हुए ये काम नहीं किया। तो आपको लगता है इसलिए उनकी जो हमशीरा थी दो वहाँ पर मौजूद, उनको स्पेयर किया गया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब बट सवाल ये है कि जो हमने गुफ्तगू रिसेंटली DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर आर्मी चीफ ने जो फरमाया वो भी सबके सामने आ गया। क्या जिस जगह पर ये मौजूद है वो कह रहे हैं जी सिर्फ माफ़ी मांगे, ये कहते हैं माफ़ी तो आप मांगें, ये कहते हैं हमारे लोग शहीद हुए हैं तो माफ़ी तो इमरान खान साहब कहते हैं आई डू नॉट ओwe एन अपॉलजी टू एनीवन। जिस जगह पर ये है और कंसिडरिंग जो आप फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ये बात इज इट ऑन द कार्ड्स के तहरीके इंसाफ के ऊपर बहसियत जमात कोई पाबंदी हुकूमत लगा सकती है? क्योंकि जिस तरीके से लगती है, आप भी कानून समझते हैं, 2-3 तरीके ही हैं जिस तरह लग सकती है। 2 तरीके उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है जी हाँ, मगर हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए। और देखें, मैं एक कैप्टन काशिफ शहीद की वालदा खड़ी हुई कन्वेंशन सेंटर में, बिलोंग्स टू फैसलाबाद। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने जाते हुए कहा, उसने कहा वर्दी मेरी संदूक में रख लेना। तो माँ ने पूछा कि बेटा क्यों? उसने कहा हो सकता है कि वर्दी वापस आ जाए, मैं वापस ना आऊँ। तो उन्होंने कहा मैं सवाल करना चाहती हूँ, 1 साल हो गया है, हमारे दिल दुखे हुए हैं, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ चीफ जस्टिस से, प्राइम मिनिस्टर से, चीफ साहब से, सबसे सवाल करती हूँ। नहीं बेटा, अगर फौज को ये कंसर्न है कि एक्शन नहीं हुआ, सजाएं नहीं मिली, प्राइम मिनिस्टर ये कह रही है कि जी हम आइन और कानून के मुताबिक सजाएं दिलवाएंगे, आप वकील हैं, आपको पता है हाउ इट ऑल वर्क्स, क्यों सजा नहीं हुई? बिकॉज आई थिंक कोर्ट्स ने इस पे खासी ताखीर की। वजह आपको क्या नज़र आती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं जो डिफेंस विटनेसेस हैं, उस हवाले से कोई रिलक्टेंस नजर आती है आपको कोर्ट्स के जुडिशरी के ऊपर कि वो प्रोसिक्यूट करने के लिए तैयार नहीं है, आई मीन कन्विक्ट करने के लिए? इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, सुप्रीम कोर्ट ने केस टेकअप कर लिया। अब जब ट्रायल के दौरान एक सेशन जज लेवल का आदमी ये केस सुन रहा हो और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बेंच तश्कील दे दे उसी मामले के ऊपर, 6-7 महीने तो मुनीब साहब सुप्रीम कोर्ट की केस ने खा लिया ना। एक उन्होंने कहा कि आप सजाएं नहीं देंगे, आप ट्रायल चलाएं, फाइनल वर्डिक्ट आप नहीं देंगे। मगर ये भी आपको बात पता हो, इसमें बहुत सारे लोगों को रिहा भी किया गया, ठीक है, जिनकी सजाएं कम थी, उनकी फहरिस्त भी जमा कराई गई, उनको छूट भी दी गई। अब बात यह है कि आइन कानून के मुताबिक जब हम ये कहते हैं कि उन लोगों को सजाएं दी जाएं जो मुलव्वस हैं, जिनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, तो ये कोर्ट्स का काम है करना, और ये कोर्ट्स को जल्दी करना चाहिए। वरना देखें, माशरे के अंदर ये एग्जाम्पल सेट ना हुआ, कल को जिसका दिल करेगा वो किसी जगह को आग लगा देगा। दहशत गर्दों ने कायदे आज़म की ज़ियारत रेजिडेंसी को आग लगाई थी, ये सियासी लोगों ने आके जिना हाउस को आग लगा दी। अच्छा, आप भी DGISPR उन्हें इंतशारी टोला कह के एड्रेस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी जिन्होंने प्लानिंग की, फिर आर्मी चीफ का आया कि जिन्होंने प्लानिंग की उनसे ना कोई बात, ना कोई डील, ना कोई बात हो सकती है। बट सवाल ये है कि आप ही के पार्टी के, अब तो शहबाज शरीफ साहब के मुशीर हैं बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब, वो कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इमरान खान की रिहाई के लिए तैयार है, यानी कि अगर वो रिहा हो जाए। अब सवाल ये है कि इससे तो PTI की बयानिए को तकवीयत मिलती है कि इमरान खान तो सियासी कैदी हैं और शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्जी से वो जेल में है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब कहेंगे तो वो जेल से फारग हो जाएंगे। राना साहब को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया। मेरी शो पे आने से पहले राना साहब से बात हुई इस मौजू पे, उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया, उन्होंने ये बात कतन नहीं की। अच्छा, उन्होंने कहा कानून के मुताबिक मामला चलने चाहिए, और कानून के मुताबिक रिहाई बनती होगी तो मिल जाएगी, कानून के मुताबिक नहीं बनती होगी तो सजा हो जाएगी। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये सियाको सबाक से हट के उनके बयान को पेश किया गया। और आपको बताऊं, देखिए, वो 190 मिलियन पाउंड का केस हो, वो तोशाखाना का केस हो, वो साइफर जो लहराया गया पूरी कौम के सामने, ये बड़ी ग्लेयरिंग एविडेंसेस हैं। ऐसा मामला नहीं है कि कोई सियासी विक्टिमाइजेशन है या कोई पॉलिटिकली उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जो व्यापार तोशाखाना की घड़ियों का वहाँ पे हुआ, तारीख में किसी ने नहीं किया। एंड द बेस्ट डिफेंस दैट दे कम अप विद इज कि जी बाकियों ने भी चीज़ें ली, ब्लैक मार्केट में अंडर वैल्यू करके बेच के मुनाफा कमा के उसके पैसे किसी ने नहीं खाए। तो बात यह है कि जब आपके स्केलेटन्स में इतने क्लोजेट, आपके क्लोजेट में इतने स्केलेटन्स हों, यू हैव सो मेनी स्केलेटन्स इन योर क्लोजेट, तो फिर आप किस मुंह से ये बातें करते हैं? बट तार साहब, बात यह है कि मुझे याद है जब आप ऑपोजिशन में थे
मरीम नवाज शरीफ साहिबा कराची गई थी, उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया, कैप्टन सफदर साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें ले जाया गया। वो जारी बात है, पूरी PMLN उस पर बड़ी सीख पाती थी और बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट किया गया। बट यहाँ नाउ वी आर हेयर कि चलें तोशाखाना में सज़ा हो जाना, साइफर में सज़ा हो जाना, इलेक्शन कमीशन वाले केस में सजा हो जाना, बट ये इद्दत में निकाह वाला ये तो एक बड़ा गंदा प्रेसिडेंट सेट कर दिया इसने। और समहाउ ये इसने बड़ा हमारे मुल्क की जो पॉलिटी है, जो सियासत है, उसको बड़ा गंदा कर दी है। इस केस में कंप्लेनेंट खावर मानिका साहब हैं। बिल्कुल ठीक है, प्राइवेट कंप्लेंट सरकार की तरफ से नहीं हुई। बट द वे द ट्रायल वाज डन, आई मीन यू आर अ लॉयर योरसेल्फ। ये तो अब खावर मानिका साहब बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने ये केस क्यों किया और उस केस के जो महरक़ात हैं वो क्या समझते हैं इस मामले के हवाले से। देखिए, इवन जब टिरियन जेड वाइट का केस चल रहा था, आप कोई चीज़ आज कंसील करें, मैं एक MNA वाला के फजल से मैं कोई चीज़ कंसील करूँ मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा। अब खान साहब ना ओन करते हैं, ना डिसओन करते हैं, ना डिक्लेयर करते हैं, कंसीलमेंट मौजूद है, मगर हाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस अभी तक पेंडिंग है, वो उस पर कॉग्निजेंस लेने को तैयार नहीं है। ये क्या चीज़ है जो रोकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये नहीं करना? मैं देखें, कानूनी तौर पे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। उसमें भी कोई थर्ड पार्टी थी ना, कोई कंप्लेनेंट गया था तो उसने कहा था कि जी ये चीज़ कंसील्ड है तो आप इस पर प्रोसिक्यूट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो अब उस कंप्लेनेंट के ऊपर है कि उस कंप्लेनेंट को कानून ने ये हक दिया है कि वो अदालत में जाके इस मामले को उठा सके, वो अपने ग्रीवेंस को रिड्रेस करवा सके। तो ये तो सरकार की तरफ से बनाए गए केस नहीं है। FIA के केस पे मैं बात कर सकता हूँ, मैं NAB के केस पे बात कर सकता हूँ, मैं बाकी इस केस को खावर मानिका साहब का अपनी बेगम को तलाक देने के 6 साल बाद, 4 साल बाद, 7 साल बाद उनका एकदम ज़मीर जाग उठना कि मैं अपनी बेगम के ख़िलाफ़ अब ये काम शुरू कर दूं और उनके आज के शौहर के ख़िलाफ़, आपको लगता है इट्स प्योर कोइंसिडेंस लाइक या आफ्टर थॉट है? There are no tools behind this. मैं उनके डोमेस्टिक मामलात पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, बट उन्होंने जब मुनासिब समझा उन्होंने केस कर दिया होगा। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि वो एग्रीव पार्टी हैं, वो कोर्ट में गए, मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट ने डिसाइड करना है कि वो सही है कि गलत है। बट अच्छा, जिस तरह की सियासी इंस्टेबिलिटी तारिक साहब इस वक्त मुल्क में है, आप IMF वक्त आया हुआ है, एज यू नो, ऑब्वियसली आपको तो पता ही है, आप एक नया चाह रहे हैं उनसे एक फैसिलिटी लेना 6 से 8 बिलियन की। ADB देख लें, ADBP देख लें, आप IMF देख लें, हर कोई एक ही तरफ पॉइंट आउट करता है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम ज़हर कातिल है आपकी मईशत के लिए, एंड यू आर स्ट्रगलिंग। आप चाह रहे हैं कि उसको बैक ऑन ट्रैक लाएं पाकिस्तान की मईशत को। सियासी इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होगी जब तक ये पोलराइजेशन ख़त्म नहीं होगी, खींचातानी ख़त्म नहीं होगी। बहसियत एक हुकूमत के, उमर अयूब साहब भी कहते हैं कि जी DG ISPR साहब के पास कोई नहीं है अथॉरिटी के वो मुज़ाकरात करें या बात करें, ये तो वज़ीर-ए-आज़म करेंगे चाहे वो जैसे भी हों। आर यू विलिंग टू टॉक? देखिए, मैं इधर DG ISPR के हवाले से इतना कहना चाहता हूँ कि DG ISPR ने जो भी कहा वो क्या उन्होंने इनिशिएट किया या वो उस चीज़ का जवाब था जो पूरा साल बातें की जाती है? साल में 1 या 2 दफ़ा DG ISPR इन मामलात पे कमेंट करते हैं। ऐसे ही है। उन्होंने तो महज जवाब दिया कि भाई आप रोज़ कभी कहते हैं, कभी आर्मी चीफ के खिलाफ बयान देते हैं जेल से, कभी आप कहते हैं बातचीत करने को तैयार हैं, कभी बातचीत नहीं करने को तैयार हैं, कभी कहते हैं ये हमारी डिमांड है, कभी ये कंडीशन है। तो मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ DG ISPR को, जिसने आगे कहा कि भाई ये बातें बंद करें, मुल्क में इंतशार फैलाना बंद करें और इन मामलात को डिस्टेबलाइज मत करें। और मैं आपको बताऊँ, मैं बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर IMF की मीटिंग में मौजूद था जो सऊदी अरेबिया में हुई। मैं जितनी हमारी बायलैटरल मीटिंग्स मुख्तलिफ ममालिक के साथ हो रही हैं, पाकिस्तान इज़ प्रोग्रेसिंग। मुनीब साहब, इधर सऊदीया का वज़ीर ख़ारजा लैंड करते हैं, उधर ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में लैंड करते हैं और उनको वार्म वेलकम दिया जाता है। वो इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं। एक तरफ $5 अरब की इन्वेस्टमेंट की इनिशियल किस की बात हो रही है सऊदीया से, उधर ईरान के प्रेसिडेंट कहते हैं हम $10 अरब की ट्रेड का हजम बढ़ा देंगे आपके साथ। दूसरी तरफ IMF कहता है कि जी आप अच्छे रिफॉर्म्स कर रहे हैं। IMF की जो कंडीशंस थी, रिफॉर्म्स हम खुद कर रहे हैं ना, PIE की प्राइवेटाइजेशन हो, FBR की डिजिटलाइजेशन हो, जो कि मुआहदा तय पा गया मैकेंजी कॉर्पोरेशन के साथ। मैकेंजी दुनिया की बेस्ट कंसल्टेंसी फर्म है जिसके साथ FBR का मुआहदा हुआ है फॉर डिजिटलाइजेशन। इन्फ्लेशन को अगर आप देखें, बात कर लेते हैं, मंथ ऑन मंथ इस महीने महंगाई में जो कमी आम लोग आपको आके बताते हैं 20% से 17% पे आ गई है। पिछले साल 36% पे थी, आज 20% 17% के ऊपर है। चीज़ें अच्छी तरह बढ़ रही हैं। बिल गेट्स ने उसने जो पंजाब के हवाले से बात की, उसने कहा जी पंजाब में आपने पोलियो एरेडिकेशन पे बड़ा अच्छा काम किया, इम्यूनाइजेशन पे काम किया। सऊदी वजीर ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर यू आर अ मैन ऑफ एक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट रोज आप देखते हैं। यू नॉट रियली ट्रबल्ड कि आपकी तरीके इंसाफ से कोई गुफ्तगू होती है? आई थिंक उसका इकोनॉमी पे कोई इंपैक्ट नहीं है, बल्कि खान साहब जब थे, बिजनेस कॉन्फिडेंस, बिजनेस जो एक
होता है लेवल, वो नीचे जा रहा था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीचे जा रही थी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा था। खान साहब के ज़माने में तो एक ईंट नहीं लगी। अब जो इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई है, बिजनेस सेक्टर थोड़ा सा आप कहते हैं कि वो बेहतर हो गया, उसका कॉन्फिडेंस भी बेहतर हुआ है, वो कंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा, हम तो जा रहे हैं स्टेबिलिटी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पे ज़रा फाइनली एक कमेंट कर दीजिएगा कि जो आईनी एक पैकेज आप ला रहे हैं उसमें रिफॉर्म है, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से भी तरमीम हो रही है। जारी बात है, ये तो लॉ मिनिस्टर भी कह चुके हैं, तुसी वो भी ताड़न तुसी ताड़ो, लेकिन ज़रा थोड़ी सी गल क्लियर कर दो, इसका इम्पैक्ट मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की टेन्योर पर होगा? मैं एक तो क्लियर कर दूं, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं फाइनेंस मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर, ठीक है, इस वक्त बहुत बड़ा बोझ पेंशन का हमारे ऊपर है। नंबर 1, ठीक है, वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, वो ट्रिलियंस में रन करता है पेंशन का जो बोझ है। नंबर 2, पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 से 80 हो गई हुई है, ठीक है, और दुनिया भर में प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाएंगे, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिस चैनल में मैं बैठा हूं, यहाँ भी टॉप लेवल के लोग कई दफा आप देखेंगे कि 60+ होते हैं। जी जी। तो जो रिफॉर्म हम लाना चाह रहे हैं वो किसी एक इदारे या किसी एक शख्स से मुंसलिक नहीं है, ठीक है, उसमें ब्यूरोक्रेसी के हवाले से है, उसमें लोअर जुडिशरी के हवाले से है। तजावीज़ तलब की गई हैं कि अगर कोई एज ऑफ रिटायरमेंट बढ़ा दी जाए, ओवरऑल उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना होगा, यानी पेंशन्स की मदद। आई अंडरस्टैंड दैट साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप, बट मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर आप उसको ज़्यादा कर देंगे, एज ऑफ रिटायरमेंट को आगे ले जाएंगे, तो उसका असर विल इट अप्लाई नाउ या आने वाले जो जज साहिबान है उनके ऊपर? एटलीस्ट मेक इट क्लियर ना। देखें, अगर तो तरमीम हुई और प्रेजेंट और अगर तरमीम हुई जी जी, तो वो तो तरमीम तो फिर ऑल टाइम्स टू कम होती है ना। देखिए, आप ये नहीं कर सकते, कोई चीज मैं आपको इधर बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ, पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट या लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। बट सम पीपल ऑब्वियसली विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। नहीं, फिर अक्रॉस द बोर्ड होगा ना। अगर फॉर एग्जांपल एक ब्यूरोक्रेट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जी जी, ठीक हो गया, उसकी अगर एज 62 तक चली जाएगी तो फिर पॉपुलेशन वेलफेयर वाले की भी 62 तक जाएगी। तो इट्स अक्रॉस द बोर्ड, राइट, तजावीज़ तलब की गई हैं और इस पे बड़ा सीरियस गौर किया जाए। बहुत शुक्रिया दार साहब, आप कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते रहिए, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बातें अपनी जगह, लेकिन जिस स्टेलमेट का शिकार इस वक्त पाकिस्तान की सियासत है, यानी हर कोई अपनी पोजीशन पर ना सिर्फ खड़ा है बल्कि इतनी मजबूती से खड़ा है कि शायद उसमें गुंजाइश ही नहीं है किसी जगह कॉम्प्रोमाइज़ करने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात बेशक जितने मर्जी बड़े सियासी बहरान का शिकार हो, लेकिन अब भी ये समझती हैं कि अगर किसी को माफ़ी मांगना है तो इमरान खान साहब से माफ़ी मांगना है। इमरान खान साहब डज नॉट ओ एन अपॉलजी टू एनीवन, बीट एनीवन। अगर देखा जाए तो ये भी एक ऐसा रवैया है जिससे एक्सट्रीमिस्ट रवैया कहा जा सकता है, यानी एक एब्सोल्यूटिस्ट अप्रोच है। ये कहना कि वाकई कि नहीं जी हमने गलती की नहीं है सिरे से, किसी और ने की है और उसको चाहिए माफ़ी मांगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी क़यादत को इंतशारी टोला ऑलरेडी ग्रेड कर चुकी है और मनसूबा साज़ों से कोई बात नहीं हो सकती, ना ही कोई डील हो सकती है। ये जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं वो भी फरमा चुके हैं। तो मामला जाएगा कहाँ, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान की सहाफ़त का एक और बहुत बड़ा नाम सना बुच्चा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया सना साहिबा आपका भी। इफ्तिखार साहब, जहाँ हम आज इस वक्त मौजूद हैं, ये कोई आपको रास्ता नज़र आ रहा है कि मामला जाएगा कहाँ? मतलब इतनी जहाँ सख्त पोजीशन ले ली गई हो। बेहतरीन की सूरत हाल पैदा होगी, आप बेफिक्र रहें। हालात आइन कानून के ताबे चलेंगे और ये जो शोर शराबा है ये ख़त्म हो जाएगा। इफ्तिखार साहब, जब आप कहते हैं ये आइन और कानून के ताबे, तो यकीनी तौर पर चलेंगे, लेकिन ये भी तो फैक्ट है ना कि एक बहुत बड़ी जमात चले, उसके लीडर पाबंद सलासिल हैं, लेकिन ये सियासी जो लोग बसीरत रखते हैं, आप उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, वो ये समझते हैं कि ये मामलात आगे जा नहीं सकते अगर मुल्क के अंदर सियासी हम आहंगी ना हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम ना हो, ये खींचातानी वाले मामलात ज़रा कम ना हो, एक बड़ी सियासी जमात का इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े होना एंड लाइक वाइज वर्सा इस्टेब्लिशमेंट का किसी बड़ी सियासी जमात के ख़िलाफ़ हो जाना, जब तक इन चीज़ों में ज़रा कमी ना आ जाए तो इंस्टेबिलिटी कम नहीं होगी। जब तक इंस्टेबिलिटी कम नहीं होगी तो आपकी मईशत दुरुस्त नहीं चलेगी। क्या आपको ये होता हुआ नज़र आ रहा है? अफसोस की बात है कि ये दोनों फरीक जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, ये ख़ुद इन्होंने ये सूरत हाल अपने लिए पैदा की है। किसने इस्टेब्लिशमेंट को कहा था
कि इस किस्म की सियासी पार्टी को जन्म दे दूसरी सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़। अगर उसने जन्म दिया तो अब भुगते। और जो जिसको आप दूसरी सियासी पार्टी कह रहे हैं वो एक फ़र्द की ईगो की पार्टी है। अगर वो फ़र्द है तो उसकी पार्टी है, अगर वो फ़र्द नहीं है तो पार्टी नहीं है, उसके पास कोई लॉजिक नहीं है। जो कुछ भी वो जेल की कोठरी से बैठा हुआ बाहर पैगाम दे रहा है, क्या वो जमहूरी है, क्या वो आइनी है, क्या वो कानूनी है, क्या वो हकीकत में पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम लाना चाहता है जिसमें लोगों को फ़ायदा पहुँचे? क्या वो उसके लिए तैयार है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो? क्या वो इसके लिए किरदार अदा करने को तैयार है? क्या वो अपनी अना को इस पर कुर्बान करने को तैयार है? ये तो फैसला मसला और है। ना आप जिम्मेदार हैं ना मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक, एस्टैब्लिशमेंट जाने और वो जाने। ठीक। अब सना बुचा साहबा, वो ये इफ्तिखार साहब की बात अब बेशक तल्ख हो, लेकिन फैक्ट तो ये है कि इमरान खान साहब खुद भी कहते रहे कि हुकूमत आई तो चले जिस तरह चली, जिस तरह वो भी पता है इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से, और इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है। ये बातें अपनी जगह पर। हैविंग सेड ऑल दिस, बट द फैक्ट रिमेन्स कि क्या ये वाकई इज़ इट ओनली अ बैटल ऑफ ईगोज़ जिसकी वजह से ये लड़ाई हम आज देख रहे हैं इस वक्त? और अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ दें द वे इट इज़, कि जिस तरह इफ्तिखार साहब ने पहले फरमाया कि मामला आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, मुल्क चल रहा है, सियासत भी चलेगी, सब कुछ ऐसे ही चलेगा, तो फिर भी ठीक है, जो है वैसे ही रहे। अगर पोलराइजेशन है तो वो भी वैसे ही रहे, खींचातानी है तो वो भी वैसे ही रहे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो वो भी ऐसे ही रहे। क्या आपको लगता है वाकई ऐसे हम थोड़ा वो कहते हैं ना मूव फॉरवर्ड अप्रोच ये हो सकती है? देखिए, मेरा ख्याल है जिसने भी इमरान खान साहब की पार्टी को जन्म दिया और जहाँ तक हमारे हालात हमें ले आए हैं, ये कहना कि वो जाने और वो भुगते इज़ नॉट इनफ, क्योंकि इस मुल्क में भुगतती सिर्फ अवाम है, हम भुगतते हैं। वो नहीं भुगतते जो साल हर साल समझौते करके कभी आगे कभी पीछे अपनी हुकूमतें लेते हैं, देते हैं, बांटते हैं। बंदर बांट होती है। आप कितने ही समझौतों पे, कितने ही मामलात तय होने पे, कितने ही कानूनी नुकात हट जाने पे, कितने ही आइनी तशरीहात तब्दील कर लेने पे, अगर इसको आइन और कानून पर चलना कहते हैं तो मैं तो ऐसे नहीं चलना चाहती। मैं तो नहीं चाहती मेरा मुल्क ऐसे चले। और जिस स्टेलमेट पोजीशन में अब हम हैं, आई थिंक ना ये सिर्फ ये हुकूमत के लिए मसला है, इस मुल्क का मसला है, अवाम का मसला है। बिकॉज 9 मई अब एक फौजी सानेहा नहीं है, वो एक मुल्की सानेहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमने 71 की जंग भी देखी है, एंड इट्स अ सेंसिटिव पॉइंट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। तो क्या हम कहेंगे कि हमने उससे कुछ नहीं सीखा? हाँ, हमने उससे कुछ नहीं सीखा। हमने ये नहीं सीखा खान साहब की हुकूमत में, जिनको वो जिनके वो कहते थे निक्का और निक्के का अब्बा, तो निक्के और निक्के के अब्बे को हमने उनके ये दरवाजे वाह किए, हमने उनको अंदर एंट्री के लिए बुलाया, हमने उनके साथ डीलिंग की, इसीलिए अब एक हुकूमत वापस आ गई है और दूसरी हुकूमत चली गई है। तो अगर तो मामलात आइन और कानून ने तय करने हैं तो माजरत के साथ वो इस बात की नफी करते हैं कि ये जो आप देखिए ना मुनी, मैं बड़ी सिंपलिस्टिक बात करती हूँ। एक रिवायत रही है इस मुल्क में कि हमारी इस मुल्क में सबसे बड़ा, सबसे मुनज़्ज़म, सबसे ज्यादा डराने वाला, सबसे ज्यादा धमकाने वाला और सबसे ज्यादा जिससे सबको डरना चाहिए वो एस्टैब्लिशमेंट है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और हमने नहीं बनाया एस्टैब्लिशमेंट को ऐसे, ये हमारे सियासतदानों ने बनाया है, उनके बार बार उनके पैरों पे पड़ने ने बनाया है, उनके मफादात ने बनाया है। इसलिए ये मामला जो है पीटीआई के साथ, इसको हल होना पड़ेगा, किसी समझौते पर आना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब माइनस होते हैं तो हों, मगर ये इस तरह मुल्क नहीं चला करता। मुख्तसर सा ब्रेक है। इफ्तिखार साहब, आपने भी बड़ा वाइटल पॉइंट्स मेक किए, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर हम एक्सपैंड करें। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं मैं साथ ही। इफ्तिखार साहब, मसला ये है कि इस वक्त कोई अपनी पोजीशन, जैसे तो हमने पहले भी कहा ना, कोई अपनी पोजीशन से हटने के लिए तैयार नहीं। आपने कहा ये किसी एक शख्स की ईगो की वजह से, इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है, बट मसला ये है सर कि ये जितनी जमातें हैं इनको भी बेशक मीडिया पर सारे ना बोलें, लेकिन कुछ लोग तो बोलते भी हैं कि अगर आपने इस मुल्क को इस सियासी जमूत से बाहर निकालना है तो गुफ्तगू करनी पड़ेगी, सियासी जमात को सियासी जमात से करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब का मसला ये है, वो किसी सियासी जमात से बात नहीं करना चाहते, वो एस्टैब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करना चाहती। वाहिद रास्ता आपके पास, आपके नज़दीक तहरीक इंसाफ के पास क्या है?
पार्लियामान के अंदर कुछ जो सीनियर मुल्क के सहाफ़ी हैं आपकी तरह वो कह रहे हैं कि पार्लियामान ही एक फोरम है जहां से कोई रास्ता निकल सकता है। डू यू एग्री कि सर निकल सकता है? 100% एक ही रास्ता है पार्लियामान का। जब मैंने आइन और कानून की बात की तो यही मैं कहना चाह रहा था, पार्लियामेंट है वहाँ पे डिबेट करें, वहाँ पे अपने जो गुजारिशात हैं पेश करें, वहाँ पे जो अपने मामलात हैं उसको सामने रखें और वहाँ से डायलॉग को जन्म दें। देखें, स्पीकर असेंबली ने एक बहुत अच्छा काम किया। जब ये कमेटियों का मसला चल रहा था तो उसने कितनी खूबसूरत तरीके से वो सारे मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश की, कर भी लिया। अब सवाल है कि पार्लियामेंट है तो बात तो पार्लियामेंट में होगी। पार्लियामेंट से जो बाहर दोस्त बैठे हैं वो लीडर तो हो सकते हैं। और इससे पहले भी एक आदमी पार्लियामेंट से बाहर बैठा था लेकिन अपनी पार्टी को लीड कर रहा था। देखिए, बात यह है कि ये तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान के का जो असल मसला है वो है पाकिस्तान के आइन का और उसके कवानीन का। जी, आप ना आइन को मानते हैं ना आप कवानीन को मानते हैं। 9 मई का वाक़या मुझे बहुत, जो भी उसके हामी हैं मुझे बताएं 9 मई का वाक़या मेरी 70 साल तारीख में कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ और किसने किया। सही बात। ऐसा तो ना करें ना कि क्योंकि अगर उसके पास ताकत है, उसके पास लाख सवा लाख लोग हैं, तो फिर उसमें और तहरीक तलिबान पाकिस्तान में क्या फ़र्क रह जाता है? क्योंकि तहरीक तलिबान पाकिस्तान के पास अच्छा हथियार था, अच्छे लोग थे, वो मार धाड़ करते हुए सवात तक आ गए। तो क्या ये ठीक है? क्या इज इट ए राइट वे टू मूव? माय आंसर इज़ नो। अब सवाल है कि डायलॉग के बगैर बात नहीं चलेगी। अब डायलॉग कितनी मरतबा ये डायलॉग की ऑफ़र की जा चुकी है। आपको शायद याद हो कि पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख का तयन करने के लिए भी 3 रुकनी कमेटी बनाई थी इमरान ने, और 3 रुकनी कमेटी थी दूसरी तरफ से जी। उनके 2 इजलास हुए और इमरान ने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानता। तो फिर ऐसे बात तो नहीं चलेगी ना। टुवर्ड्स द एंड सना बुच्चा साहब, मसला ये है कि आपको याद है उस वक्त भी सोहेल निसार अली खान साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब, इनके हवाले से होता है कि कियानी साहब से मुलाकात होती थी जी, जब वो आर्मी चीफ थे, रात के अंधेरे में गए जी, मुलाकात हो गई, सब कुछ हो गया, मेमो गेट एंड ऑल दैट। सो इन्होंने जिन जमातों ने लिखा उन्होंने भी अपने साथ किया। बाद में ऑब्वियसली एक इमरान खान साहब का हुआ 2011 की स्पाइक, लाहौर का वो 30 नवंबर का 30 अक्टूबर का वो जलसा था, और फिर बहुत कुछ हुआ। ऑब्वियसली द रेस्ट एज दिस इज हिस्ट्री। बट जहाँ हम आज खड़े हैं इस टॉक शो के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, आपका मेरा हम तीनों का ये कंसेंसस होना कि सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का, ये एक चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ और चीज़ है। सो आपको फ्रैंकली कोई फ़र्क नज़र आता है इन द डेज टू कम? देखिए, प्रैक्टिकली ये है कि मैं ये आपको बता दूं कि all rules should be the same and they should be applicable on everyone. You cannot make a special arrangement for PTI and the rest can do as they choose. So this has to stop. This doesn't stop with the establishment's interference. It also has to stop क्योंकि आप देखिए चीफ बदलता है, हमारी दिफाई चीज़ें बदलती हैं, हमारी तरजीहात बदलती हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी बदलती है, हमारी किसी के लिए पसंदीदगी बदलती है। तो हमने कब से अपनी पसंद उन पर मुसल्लत की है, उन्होंने अपनी पसंद हम पर मुसल्लत की है और हमने जी हुजूर किया है। तो इसलिए अगर आप आज कहते हैं कि खान साहब खड़े हो गए हैं और सिविलियन सुप्रीमेसी की अब बुलंद बांग आवाज में उसको बुला रहे हैं, तो माजरत के साथ ये बाकी लोग क्या कह रहे हैं? बाकी लोग किसके सहारे बैठे हुए हैं? बाकी लोगों ने जमहूरियत का पास रखा है, बाकी लोगों ने आईनी काम किया। मुझे बता दें कौन सा आईनी काम है, कौन किसको वजारतें दे रहे हैं, कौन किसको कितने पैसे बना के एक स्कैंडल में दे गया है, कितने किसानों का नुकसान किया है। मतलब मैं बता रही हूँ ये किस लिए किया है, ये इनको कोई कहता है कि करें? ये अवामी लोग हैं, ये अवामी मैंडेट इनको दिया जाता है, ये अवामी मैंडेट को कुछ नहीं समझते। ये बस फौज के दफ्तर को, गेट नंबर 4 को, बस ये वहीं तक सही है। इसलिए माजरत के साथ मेरे लिए ना इमरान खान साहब एक्सेप्शन है ना बाकी सब। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं इफ्तिखार अहमद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया।